जय हिंद फ्रेंड्स। तो अतुल महर्षि छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के लिए हम महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जो आपकी लगभग 2.5 घंटे की क्लास होगी जाके, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सभी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल आप लोगों का 29 अक्टूबर को है और 5 नवंबर को है। तो 29 अक्टूबर वाले छात्रों के लिए अब बहुत कम समय बचा हुआ है, तो वो इस महामैराथन क्लास को पूरी देखें। अब आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो एक ही वीडियो में आपकी जो नैया है वो पूरी पार लग जाएगी। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार की हैं, जो ओनली आपको 50 रुपीज़ में दी जा रही। कितने रुपीज़ में? 50 रुपीज़ में दी जा रही हैं। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप लोग अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र पीडीएफ खरीदेंगे तो उनके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज भी शुरू की है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टेस्ट मिलेंगे, जिसे आप सॉल्व करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली से गूगल पर जाना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कैसे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम गूगल पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है, सर्च बार में अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी आपको सर्च करना है। तो जैसे ही आप लोग अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 सिलेबस इन सर्च करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार आ जाएगा। आपको सिंपली ऊपर वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर तो आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आपको सभी सिलेबस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगा अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 टेस्ट सीरीज, क्लिक हेयर। तो यहाँ पर आपको ज्वाइन नाउ के आगे क्लिक हेयर बटन दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। तो यहाँ पर आपको सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको जीएस की मिल जाएंगी। साथ में नीचे आपको यहाँ पर मैथ्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। किसकी? मैथ्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो इन टेस्ट सीरीज को आप लोग आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली आपको जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालने को कहेगा। ये पासवर्ड उन छात्रों को पता होगा जिन्होंने पीडीएफ बाय की होगी, तो उनके पास इसका पासवर्ड होगा। तो वो पासवर्ड डाल के सबमिट कर पाएंगे और अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको सॉल्व करते हैं। तो वापस लौट कर आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस पर। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में हम जो आपके चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जरूर लेकर आए हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हाल ही का विषय है। तो इसमें करंट से चंद्रयान से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हम उसके भी क्वेश्चन लेकर आए हैं। जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं संभावित, वो सभी क्वेश्चन इसमें कवर किए हुए हैं। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिभा आप लोग कर लेंगे, प्रतिभा सिंह पाटिल आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद है, भारत का परमाणु परीक्षण स्थल कहाँ स्थित है? तो भारत का परमाणु परीक्षण स्थल कहाँ स्थित है? तो ये पोखरण में स्थित है। कहाँ स्थित है? पोखरण राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पोखरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में बनी पहली मूक फिल्म का नाम क्या है? तो देश में सबसे पहली जो मूक फिल्म बनी थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। क्या थी? राजा हरिश्चंद्र देश में बनने वाली सबसे पहली मूक फिल्म थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में है। कहाँ है?
बेंगलुरु में है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो अंग्रेजी शासन के दौरान जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में ईस्वी में अंग्रेजी शासन के दौरान कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1885 ईस्वी में। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा 1885। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन से किसका संबंध रहा है? तो होम रूल आंदोलन से संबंध रहा है बाल गंगाधर तिलक का रहा है। किसका रहा है? बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन से संबंध रहा है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। भारत अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो भारत का जो अंकलेश्वर है वो किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पेट्रोलियम। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज 75% है। कितना है? 75% है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 75% है। भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? तो टोटल 15 भाषाओं में होता है। किसमें होता है? टोटल 15 भाषाओं में नोट पर नोट की कीमत का उल्लेख होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग है वो इस समय जम्मू कश्मीर में बनी है। क्या है? जो आपकी जवाहर सुरंग है वो जम्मू कश्मीर में है, जो कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वो संसद राय देती है। क्या देती है? पार्लियामेंट इनको सलाह देती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी संसद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? किसको नहीं किया जाता है? लॉटरी जीतना को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉटरी जीतना को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो संभाग युक्त के, किसके? संभाग युक्त अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं, यानी कि उनके अंडर में कार्य करते हैं। यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा संभाग युक्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो ग्रेट कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा अमेरिका में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया के बाद जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया के दौरान जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड में बदल जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला अमीनो अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो हवा से हवा में मिसाइल करने वाली जो आकाश मिसाइल है उसका आविष्कार किसने किया है? उसका विकास किया है डीआरडीओ ने किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डीआरडीओ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको माना जाता है? तो फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको माना जाता है? तो फादर ऑफ ज्योमेट्री माना जाता है यूक्लिड को माना जाता है। किसको माना जाता है? यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से माना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
यूक्लिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेबी डेवलप इनमें से किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो जेबी डेवलप इनमें से किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं रबर टायर के आविष्कार के लिए। किसके? रबर टायर के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रबर टायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी किताब प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पर कौन सी किताब प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? तो है ये गाइड। कौन सी किताब? गाइड, क्योंकि इसमें गबन, गोदान, मानसरोवर तीनों ही मुंशी प्रेमचंद की किताबें हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल में शुक्र के लगभग कितने उपग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में शुक्र ग्रह के लगभग कितने उपग्रह हैं? तो सूर्य मंडल शुक्र के एक भी ग्रह नहीं है। कितने? एक भी उसका उपग्रह नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? तो किसका है? थाईलैंड का। जो श्याम है वो थाईलैंड का प्राचीन नाम है। किसका है? थाईलैंड का प्राचीन नाम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थाईलैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है, क्योंकि अब भारत सबसे पहले नंबर पर आ चुका है। किस पर आ चुका है? भारत सबसे पहले नंबर पर आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानियों ने किस शासक को सेंड्रोकॉट्स कहा है? तो यूनानियों ने किस शासक को सेंड्रोकॉट्स कहा है? तो ये कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। किसको कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारूद की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो बारूद की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो बारूद की सर्वप्रथम खोज चाइना में हुई थी। किसमें हुई थी? चाइना में, यानी कि चीन में सबसे पहले बारूद की खोज हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका चीन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम सैटेलाइट का क्या नाम है? तो भारत की जो पहली सैटेलाइट थी उसका नाम था आर्यभट्ट नाम था। क्या नाम था? आर्यभट्ट भारत की प्रथम सैटेलाइट का नाम था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सुष्मिता सेन है। क्या है? सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनने वाली सबसे पहली भारतीय महिला हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुष्मिता सेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस किले का निर्माण करवाया था? तो सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? पंचमहल का निर्माण करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था? तो किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्निंग के समय हुआ था। किसके? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। एंटी टैंक मिसाइल नाग का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो एंटी टैंक मिसाइल नाग का विकास DRDO के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा DRDO। क्या हो जाएगा? DRDO द्वारा किया गया है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की लोकप्रिय खिलाड़ी MC मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मैरी कॉम का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है, यानी कि बॉक्सिंग से है। किससे है? बॉक्सिंग से है। तो देश की लोकप्रिय खिलाड़ी MC मैरी कॉम का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग होता है। किसका होता है? रतौंधी का रोग होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रतौंधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह एक नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो किस ग्रह को नीला कहते हैं? तो ये पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा के अवशेष किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये देखिए, नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो बिहार में बना हुआ था। तो इसके अवशेष भी आपको बिहार में ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बिहार में अवस्थित हैं, यानी कि स्थित हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवला देव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो केवला देव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? नासा नाम है। क्या नाम है? नासा नाम है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका नासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है O2 होता है। क्या होता है? O2 होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा O2 ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अतिरिक्त तीसरा कौन सा कण होता है? यानी कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन उसके अतिरिक्त कौन सा कण होता है? तो उसके अतिरिक्त होता है न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, जो कि नाभिक के अंदर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बेरी बेरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू 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 का पूर्ण रूप क्या है? तो डब्ल्यू डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू डब्ल्यू का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका में। कहाँ हो जाएगा? अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। कौन सा है?
बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे सौर मंडल में सूर्य की सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध ग्रह हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डिगामा था। कौन था? वास्को डिगामा भारत पहुंचने वाला सबसे पहला जो समुद्र के रास्ते से पहला पहुंचने वाला पुर्तगाली वास्को डिगामा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देश का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन राजस्थान के कौन से शहर में बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया है जयपुर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? जयपुर में बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जयपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका पंजाब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऋग्वेद में उल्लिखित आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा श्रेष्ठ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचंड पचासा चीकथा साठा क्या है? तो ये क्या है? ये एक पछुआ पवनी है। क्या है? ये एक प्रकार की पछुआ पवनी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पछुआ पवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाल का मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो महाकाल का मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। महाकाल का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति बारडोली सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित हैं? तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली सत्याग्रह से आंदोलन से संबंधित हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लिखे गए कुल वेदों की संख्या कितनी थी? तो प्राचीन काल में लिखे गए कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। तो प्राचीन काल में लिखे गए 4 वेदों की संख्या 4 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुप्तकालीन अभिलेख है? तो गुप्तकालीन अभिलेख कौन सा है? प्रयाग प्राशस्ति है। क्या है? प्रयाग प्राशस्ति गुप्तकालीन एक अभिलेख है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु श्रृंगार नामक कृति की रचना किसकी है? तो ऋतु श्रृंगार नामक कृति की जो रचना है वो किसकी है? वो है कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कालिदास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? तो जैन के पहले तीर्थकार कौन थे? तो वे थे ऋषभ देव थे। कौन से? ऋषभ देव। क्या थे? ऋषभ देव थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऋषभ देव। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर हैं। कौन है? विलियम शेक्सपियर जो हैं वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खांसी और जयंतिया की पहाड़ी कहाँ स्थित हैं। तो खांसी और जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे आ जाते हैं चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था आपका 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 14 जुलाई 2004 को मिशन चंद्रयान 3 भारत से लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो करेक्ट आंसर ए वाला आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान को चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था? तो ये उन्होंने किया था 23 अगस्त को किया था। कब किया था? 23 अगस्त को किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23 अगस्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो मिशन चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। किससे किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिशाली। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला है। तो क्या है? पहला देश है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। जो मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था वो जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना था? तो चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था। कहाँ लैंड करना था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च करना था, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो उसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? उसे रॉकेट LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। किससे किया गया था? LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आंसर आपका जो है 3 वाला LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका LVM-3M4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किया था। मोनिका शर्मा, डॉक्टर रितु करिथल, के शिवान, डॉक्टर एस सोमनाथ। तो किसने किया था? तो ये किया था किसने किया था? रितु करिथल ने किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो है ऋतु वाला करेक्ट हो जाएगा। रितु करिथल ने किया था इसका नेतृत्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन हैं? तो चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन थे? मोहन कुमार थे। कौन थे? मोहन कुमार थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहन कुमार चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया है? तो कुल कितना खर्चा आया है? 615 करोड़ रुपए खर्चा आया है। कितना आया है? 615 करोड़ रुपए खर्चा आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के दौरान कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे? तो चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन बिल्कुल किया था। चंद्रमा पर रोवर घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के दौरान 3 मुख्य उद्देश्य जो नीचे दिए गए हैं वो निर्धारित किए थे। मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो ये था इसका मिशन, तीसरा मिशन था। कौन सा? तीसरा मिशन था, क्योंकि दूसरा फेल हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान की थीम क्या है? तो मिशन चंद्रयान की थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून है। क्या है?
इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून। ये आपसे पूछा जा सकता है थीम वाला क्वेश्चन, शाइन ऑफ द मून। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो उसके लैंडर का नाम था विक्रम नाम था। क्या नाम था? विक्रम नाम था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विक्रम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया था? तो रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? प्रज्ञान नाम रखा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो रॉकेट ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रितु करिधल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रितु करिधल को जाना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, रितु करिधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं के सिवान जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? के सिवान जो हैं वो आपको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैन मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैन मून ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है माइल सामी अन्ना दुलाई को। किसको जाना जाता है? माइल सामी अन्ना दुलाई को जाना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निर्देशक कौन है? तो चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना के तहत कौन से परियोजना निदेशक हैं? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा PVR। क्या हो जाएगा? पी वीर मुथवेल हैं। क्या है? पी वीर मुथवेल जो हैं वो चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निर्देशक हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया था? तो मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया था? ये किया था इसरो ने लॉन्च किया था। किसने किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। तो यहाँ पर इसरो भारत ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 इनमें से क्या नहीं है? लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रयान 3 क्या नहीं है? ऑर्बिटर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो कौन सा देश बन जाएगा? पहला देश बन जाएगा। कौन सा देश बन जाएगा? पहला देश बन जाएगा जो कि दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? पहला देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन का कितना है? तो कुल वजन का कितना था? 3900 किलोग्राम था, यानी कि लगभग 4 क्विंटल था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3900 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? तो यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? सॉफ्ट लैंडिंग करेगा विक्रम लैंडर करेगा। कौन करेगा? विक्रम लैंडर जो है दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा विक्रम लैंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रम लैंडर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेलेशन मॉड्यूल में चंद्रमा के ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मैट्रिक पास का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो कौन सा उपकरण लगा है? सेप उपकरण लगा है। क्या लगा है? सेप उपकरण लगा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगता है? तो कौन सा उपकरण लगता है? तो वो लगता है आपका चेस्ट वाला उपकरण लगता है। कौन सा? चेस्ट वाला उपकरण लगता है। तो यहाँ पर आपको देखिए, चेस्ट जो है
लैंडर पूर्ण तापीय चालकता और तापमान मापने के लिए चेस्ट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है? तो लैंडिंग स्थल में आसपास भूकंप की गतिविधि को मापने के लिए किसका उपयोग किया गया है? तो उपयोग किया गया है ILS का। किसका किया गया है? ILSA का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला है, जो कि आसपास के भूकंप की गतिविधि को मापने के लिए जो आपका चंद्रयान भेजा गया तो उसमें ये सभी यंत्र लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा है? तो उसमें कौन सा यंत्र लगा है? तो उसमें LP यंत्र लगा है। कौन सा लगा है? LP यंत्र लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा? तो किस यंत्र का प्रयोग होगा? अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की शांतिपूर्ण और मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया है? समझौते को शुरू किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं इसके आंसर क्या है। रूस, जापान, चीन, अमेरिका। तो चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया है? तो किसके नेतृत्व में? अमेरिका के नेतृत्व में किया गया है। किसके नेतृत्व में किया गया है? अमेरिका के नेतृत्व में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो उसका नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। क्या है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में कुल कितने मॉड्यूल हैं? तो चंद्रयान 3 में कुल कितने मॉड्यूल थे? तो उसमें कुल आपके 3 मॉड्यूल थे। कितने मॉड्यूल थे? कुल 3 मॉड्यूल थे। तो यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन हैं? तो चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन हैं? तो 4 थे। कितने थे? 4 थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। कौन है? एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था आपको 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 को मिशन को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था 21 नवंबर 1963 में लॉन्च किया था। कब किया था? 21 नवंबर 1963 में लॉन्च किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? तो वो किस देश की यात्रा पर थे? वो फ्रांस की यात्रा पर थे। किसकी यात्रा पर? जब जो आपका चंद्रयान 3 जो सफलतापूर्वक लैंड हो गया था तो लॉन्च के समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे वो कहाँ थे? तो वो थे फ्रांस में थे। कहाँ थे? फ्रांस में थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रांस।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो कितना समय लगता है? इसे लगता है 1.2 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 1.2 सेकेंड लगता है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 1.28 सेकेंड टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कितने बजे उतरा था? तो ये उतरा था 6:04 पर। कब उतरा था? 6:04 पर उतरा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6:04। हाल ही में स्पेस इंक का चंद्रयान मिशन विफल हो गया। आई स्पेस इंक किस देश की निजी कंपनी है? तो किसकी निजी कंपनी है? जापान की निजी कंपनी है। किसकी है? जापान की निजी कंपनी है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा की गई तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय कौन थे? उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे जब चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया था? तो किसने किया था? तो वो किया था रूस ने किया था। किसने किया था? रूस ने किया था, लेकिन वो विफल हो गया था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, लूना 25 रूस ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन कितने बजे लॉन्च किया था? तो चंद्रयान 3 कितने बजे मिशन लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 2:35 पर लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 2:35 पर लॉन्च हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन कितने दिन का था? तो यहाँ पर उसका कितने दिन का था? उसका मिशन था 14 दिन का मिशन था। कितने दिन का था? 14 दिन का मिशन था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14 दिन का मिशन था। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन कितने दिन का था? 14 दिन का था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेप में जीएसएलवी से क्या आशय है? तो संक्षेप में जीएलवी से क्या आशय है? तो इससे आशय है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल है। क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका नाम है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है पहले हमने पढ़ दिया था, तो ये इसका ऑप्शन था। आंसर है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्योंकि इसके द्वारा ही जो हमारी जो सारी जो सैटेलाइट हैं वो लॉन्च की जाती हैं साथ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर सबसे पहले किसने और कब अपनी मिशन को सफलतापूर्वक भेजा था? तो किसने भेजा था? तो ये सोवियत संघ ने भेजा था, जिसमें वो अब ये अलग होके देश जो अलग अलग बन चुके हैं, जो अब रूस और जो आसपास के देश थे वो मिलकर सोवियत संघ बनाते थे। तब सबसे पहले जो चांद पर सबसे पहले रूस पहुंचा था, यानी कि सोवियत संघ पहुंचा था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा था? तो चांद पर पहली बार इंसान पहुंचा था 1969 में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1969 में पहुंचा था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1969 में पहुंचा था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला 1969। इसके बाद आपकी मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। हमने आपके जीके जीएस के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एक मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम हिंदी इंग्लिश पर भी जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक संख्या और उसके 3/4 भाग का अंतर 35 है तो संख्या का 1/4 भाग क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको संख्या निकालनी है, उसके बाद हम उसका 1/4 भाग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो संख्या थी यक्स, और क्या था? एक संख्या और उसके 3/4 भाग का अंतर, यानी कि 3/4 यक्स का अंतर आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? 35 दिया गया है। कितना दिया गया है? 35 दिया गया है। इसके बाद हम लोग इसका लासा लेंगे। तो यहाँ पर लासा लेंगे तो आएगा आपका 4। अब 4 का इधर 1 है, डिवाइड करेंगे तो आपका बनेगा 4x माइनस के 3x बराबर यहाँ पर आपका
35 बनेगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको यहाँ से घटा लेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर मिलेगा x/4 बराबर यहाँ पर हमको मिल जाएगा 35। इसका गुणा कर देंगे तो x बराबर 35 इंटू 4 हमको संख्या मिल जाएगी। अब जो ये संख्या मिली हमसे कहा गया इसका क्या करना है, इसका संख्या का 1/4 निकालना है। क्या करना है, इस संख्या का 1/4 निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिख, हमारी संख्या क्या आई थी, 35 इंटू 4 आई थी। अब इसका 1/4 निकालना है तो 1/4 निकालेंगे तो 4 एकम 4 चला जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, आंसर हमारा आएगा 35 आएगा। क्या आएगा, 35 आएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो उस संख्या का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 1/4 भाग हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 भाग 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 35। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से सवाल को समझिए कि कैसे लगाना है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, यदि एक संख्या और उसके 3/4 भाग का अंतर 35 है तो संख्या का 1/4 भाग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्या मान लेंगे x। क्या मानेंगे, सबसे पहले x संख्या मानेंगे। तो संख्या है उसका 1/4 करेंगे तो 3 बटे कितना, 3/4 करना है तो 3/4x हो जाएगा। और इसका अंतर कितना हमको दिया गया है, 35 दिया गया है। लासा लेके हल करेंगे, 4x माइनस 3x बटे 4 बराबर 35। तो यहाँ पर 4x में 3x चला जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या बनेगा, x/4 बराबर 35 बनेगा। क्या बनेगा, x/4 बराबर 35। तो x बराबर कितना आएगा, 35 इंटू 4 आएगा। कितना है, x बराबर 35 इंटू 4 आएगा। तो ये हमारी संख्या आ चुकी है क्योंकि हमने x बराबर ही संख्या मानी थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका 1/4 निकालना है। क्या करना है, संख्या का 1/4 निकालना है, यानी कि x का 1/4 निकालेंगे। और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, x की वैल्यू हमने निकाली थी 35 इंटू 4। और उसका 1/4 निकालेंगे तो 1/4 करेंगे, 4 से 4 चला जाएगा। तो आंसर आएगा हमारा 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 35। किसी संख्या को 3/4 भाग का अंतर 35 है तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी 35। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 12 है तो न्यूनतम विषम संख्या क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं न्यूनतम विषम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम विषम संख्याएं मानेंगे। तो सबसे पहले विषम संख्या हमारी क्या होगी, सबसे पहली विषम संख्या होगी 2x+1। क्योंकि अगर हम x+1 मानते हैं तो हमें ये पता नहीं है कि कौन सी संख्या विषम है कौन सी सम है, क्योंकि x की वैल्यू सम भी हो सकती है विषम भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम उसमें करेंगे 2 का गुणा। तो यहाँ पर 2x हो जाएगी तो ये संख्या सम बन चुकी है। अब सम में 1 जोड़ते हैं तो विषम बनता है, इसलिए हम सबसे पहली संख्या मानेंगे 2x+1। तो इसके बाद देखिए पहली संख्या हो जाएगी आपकी 2x+1, दूसरी संख्या हो जाएगी 2x+3। इसके बाद जो तीसरी संख्या हो जाएगी वो 2x+5 हो जाएगी और चौथी संख्या हो जाएगी 2x+7 हो जाएगी। तो ये 4 संख्याएं आपको माननी है। अब क्या कहा है, इनका हमको औसत दिया गया है, कितना दिया गया है, औसत दिया गया है 12। तो न्यूनतम विषम संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर औसत के लिए क्या करेंगे, सबका जोड़ेंगे और बटे 4 करेंगे। 4 संख्याएं हैं, बराबर लिखेंगे 12। तो यहाँ पर संख्याओं को हम लोग एक बार जोड़ लेंगे, 2x+1 प्लस 2x+3 प्लस 2x+5 प्लस 2x+7 बटे 4 करेंगे क्योंकि 4 संख्याएं हैं। औसत हमको कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो इतना आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे, जितने भी पद जोड़ेंगे तो जोड़कर हमारा आएगा 8x प्लस आएगा 16 और इधर हमारा आया था डिवाइड 4, इधर था हमारा 12। अब इसका इधर कर देंगे तो 12 चौक हो जाएगा 48। तो यानी कि 8x प्लस 16 बराबर आ जाएगा हमारा 48। अब इसको इधर घटा देंगे तो 8x बराबर आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8x बराबर 32 आ जाएगा। जब 48 में 16 जाएंगे तो हमको मिलेगा 32। तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या बना, हमारा समीकरण बना 8x बराबर 32। तो 8 चक्कू 32, तो x बराबर कितना आया, x बराबर आया 4 आया। कितना आया, x बराबर 4 आया। अब सबसे छोटी हमसे पूछ रहा था सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी, और सबसे पहली हमने क्या मानी थी, 2x+1 मानी थी। तो यही सबसे छोटी संख्या होगी तो न्यूनतम होगी। तो x की वैल्यू रख देंगे यहाँ में, यानी 4 दूनी 8 प्लस 1, तो यहाँ पर बनेगा 9 बनेगा। क्या बनेगा, 9 बनेगा।
तो यहाँ पर न्यूनतम विषम संख्या क्या हो जाएगी, न्यूनतम विषम संख्या आपकी हो जाएगी 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 आपकी न्यूनतम विषम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको विषम देता है या सम देता है, तो ऐसे ही मान के औसत मान के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने आपको बहुत बार सॉल्व करवाए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन की भी आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कहा गया है, 8 संख्याओं का औसत 14 है, यानी कि कुल 8 संख्याएं थी, उनका औसत 14 था, लेकिन क्या हुआ कि इनमें से 6 संख्याओं का औसत हमको 16 दे दिया है। तो बताइए कि शेष जो संख्याएं बची हुई, यानी कि जो 2 संख्याएं बची हुई हैं, तो उनका औसत क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मान लेंगे जो दो संख्याएं बची उनका औसत यक्स होगा। अब यहाँ पर औसत का मतलब आप सबसे पहले समझ लियो, औसत का मतलब क्या, जैसे लिखा है 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो इसका मतलब वो संख्याएं आप 16 के बराबर हैं। क्या है, वो संख्याएं 16 के बराबर हैं। तो यहाँ पर 6 संख्याओं का औसत 16 दिया गया, यानी कि 16 इंटू 6 करेंगे, प्लस और जो दो संख्याएं बची उनका औसत हमने कितना माना था, x माना था। तो टोटल संख्या हमारी कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। और जब इनका औसत करते थे हमारा कितना आता था, 14 आता था। तो 8 संख्याओं का औसत किया तो 14 आया। अब इसको बस इस समीकरण को आपको हल करना है। तो यहाँ पर इसको जब हम लोग 16 में 6 का गुणा करेंगे तो 96 आएगा। कितना आएगा, 96 आएगा, प्लस 2x हो जाएगा गुणा, और इसके बाद जो 8 आपका था, 8 इधर आ जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो 96 प्लस 2x, 8 और 14 का गुणा होगा तो आएगा 112। ये उधर जाएगा तो 2x बराबर आपका 16 आएगा, तो x बराबर आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो शेष संख्याओं का औसत क्या है, शेष संख्याएं जो आपकी 2 थी, तो उसका औसत क्या हो जाएगा, उसका औसत आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन संख्याओं का औसत आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। दो संख्याएं बची हुई थी, उनका औसत कितना हो जाएगा, उनका औसत हो जाएगा आपका 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 9 विषम संख्याओं का औसत है। तो पहली 9 विषम संख्याओं का औसत आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहली 9 विषम संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो ये देखिए इसमें सिंपल सा करना कुछ नहीं है, आपको 9 संख्याएं हैं, उनको आपको सीरियल से लिख लेना है। क्या करना है, उनको सीरियल से लिख लेना है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15। तो यहाँ पर देख लेना 9 संख्याएं हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद ये 9 हो जाएगी। और इसको बटे करके 9 कर लेंगे, टोटल संख्याएं 9 है। औसत के लिए क्या होता है, जितनी संख्याएं होती है उनका योग करते, बटे संख्याओं कुल संख्या। तो यहाँ पर 9 कुल संख्याएं हैं, अब इनका योग करेंगे, तो इसका ऊपर वाले का योग करते हैं, तो ये आता है हमारा 81 आता है। कितना आता है, 81 आता है। डिवाइड 9 करेंगे तो 9 ने 81, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली अगर आपसे 9-10 कहता है तो आप लोग इन्हें खटाखट से जोड़ के तुरंत आंसर निकाल लीजिए करिए। ट्रिक के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आपका सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए सूत्र लगाने से बढ़िया है कि आप लोग 9 संख्याएं दी गई तो इनको आप जल्दी से नोट करके फटाफट इनका योग करके बटे 9 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना समय लगा, 1 मिनट से भी कम समय लगा, आपका जो आंसर है वो 9 आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में 75% विद्यार्थी कोचिंग क्लासेस जाते हैं और बचे हुए 245 स्वयं पढ़ते हैं, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि स्कूल में x विद्यार्थी हैं। कितने हैं, x विद्यार्थी हैं। तो x विद्यार्थी में से 75% तो विद्यार्थी कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, तो ये हो गया कोचिंग क्लासेस वाले कोचिंग क्लासेस में चले गए, और बचे हुए 245 बच्चे स्वयं पढ़ते हैं, यानी कि 25% जो बच्चे हैं वो स्वयं पढ़ रहे होंगे। क्या होंगे, यक्स के जो कुल बच्चे होंगे उसके 25% जो बच्चे हैं वो स्वयं पढ़ते होंगे। तो अब स्कूल में निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि टोटल विद्यार्थी स्कूल में कितने हैं, एक्स विद्यार्थी हैं, और उसके 25% विद्यार्थी क्या है, उसके 25% जो विद्यार्थी हैं वो हैं 245 हैं। कितने हैं, उसके 25% जो विद्यार्थी 245 हैं वो स्वयं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आपका देखिए समीकरण बन गया है, और यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी
वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा कि टोटल विद्यार्थी x थे, उसके 25% विद्यार्थी क्या है, उसके 25% विद्यार्थी 245 हैं जो कि घर पर पढ़ते हैं, 75% तो कोचिंग चले जाते हैं। तो हमें 75% से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर उन वो टोटल विद्यार्थी हमने x माने थे, उसके 25% जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, वो घर पर पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या 245 है। तो यहाँ से इस समीकरण से हम x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, इस समीकरण से हम लोग x का मान निकालेंगे और x का मान आएगा वही स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। तो x इंटू क्या करेंगे, x इंटू 25/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। परसेंटेज हो जाएंगे 25 चक्कू 100, यहाँ पर 4 आ जाएगा बटे 200, यहाँ पर बराबर 245। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, यहाँ पर हमारा आया x/4 बराबर 245। इसका इधर गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो x बराबर आएगा आपका 980 आएगा। क्या आएगा, x बराबर 980 आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 980 विद्यार्थी जो थे वो टोटल विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सबसे पहले समीकरण बनाना है और समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए हमसे एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि एक स्कूल में 75% विद्यार्थी कोचिंग क्लासेस जाते हैं, यानी कुछ जो 75% विद्यार्थी हैं वो कोचिंग क्लासेस जाते हैं जितने भी बच्चे हैं, और उसके बचे हुए 245 बच्चे स्वयं पढ़ते हैं। तो स्कूल में आपसे कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कुल विद्यार्थी यक्स हैं, तो उसके 25% की 75% तो कोचिंग चले गए, तो 25% विद्यार्थी ही बचे होंगे जो कि अपनी स्वयं पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, जितने बच्चे हैं उसका 25% निकालेंगे, वो आएगा 245 के बराबर, क्योंकि 245 बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। और उनसे समीकरण को हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, x की वैल्यू जाएगी वो आएगी 980 आएगी। कितनी आएगी, 980 आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर हो जाती है तो 66 हो जाती है, यानी कि कुछ विद्यार्थी होंगे, अगर उनमें हम 20% बढ़ा देते हैं तो हमको 66 विद्यार्थी जो हैं वो हो जाते हैं। तो बताइए कि विद्यार्थियों की प्रारंभिक संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि विद्यार्थियों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, यक्स थी। कितनी थी, विद्यार्थियों की प्रारंभिक संख्या यक्स थी। तो यहाँ पर विद्यार्थी की प्रारंभिक संख्या यक्स थी, उसका कितना है, उसका 20% बढ़ जाता है। क्या, उसका 20% बढ़ जाता है, यानी कि यक्स का 20% बढ़ जाता है, यानी कि 20% है, हटाएंगे तो नीचे 100 जाएगा। तो हमको 66 विद्यार्थी मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 66 विद्यार्थी मिलते हैं। अब ये हमारा समीकरण बन गया, इसको हल कर लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20×5 = 100। तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या बनेगा, यक्स प्लस यक्स बटे 5 बराबर यहाँ पर 66 हो जाएगा। तो 5x प्लस एक्स ऊपर बनेगा 6x बटे 5 बराबर 66। यहाँ से 6 कम 6, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या बना, हमारा समीकरण बना x/5 बराबर 11। इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे तिर्यक गुणा। तो x बराबर आ जाएगा 5 इंटू 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 इंटू 11 आ जाएगा। और जब x बराबर 5 इंटू 11 करेंगे, कितना करेंगे, 5 इंटू 11 करेंगे तो हमको मिलेगा 55 मिलेगा। क्या मिलेगा, 55 मिलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 55। आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6,550 रुपए पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सूत्र एक लगाना है, जो आपको पता होगा कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। सिंपल स्टेज का सूत्र क्या होता है, एसआई का क्या होता है, P/R/T/100। कितना होता है, PRT/100। आर से मतलब रेट यानी कि दर कितनी है, पी से मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, टी से मतलब समय टाइम कितना है, बटे 100। तो यहाँ पर आपको देखिए पी कितना दिया गया है, पी हमको दिया गया है यहाँ पर 6,550 रुपये, रेट 12% दी गई है, टाइम हमको दिया गया है 8 वर्ष। कितना दिया गया है, 8 वर्ष यहाँ पर हमको टाइम दिया गया है।
तो यहाँ पर जब हमको 8 वर्ष टाइम दिया गया है तो यहाँ पर आपको सूत्र लगा देना है सिंपल इंटरेस्ट बराबर, यानी कि SI बराबर आपको सूत्र लगाना है। P आपको दिया गया है 6550, रेट आपको 12 दी गई है, समय 8 वर्ष दिया गया है, बटे यहाँ पर आपको 100 दिया गया है। अब आपको इसको पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। जो आप पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 6288 आएगा। क्या होगा? 6288 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20,000 पर 3 माह के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा? तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया 20,000 रुपये पर 3 माह के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा? तो यहाँ पर भी साधारण ब्याज आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? साधारण ब्याज आपको यहाँ पर देखना है 20,000% पर। तो यहाँ पर देखिए P आपको दिया गया है 20,000 दिया गया। कितना दिया गया? 20,000 आपको क्या दिया गया? यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया गया है। और आपको समय दिया गया टाइम बराबर 3 माह दिया गया, यानी 3 मंथ से दिए गए हैं। तो इसको ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/4 आएगा। कितना आएगा? 1/4 आ जाएगा। आपको रेट दी गई है 8%। कितनी दी गई है? रेट आपको 8% दी गई है। अब आपको P पता है, T पता है, R पता है, तो आप सूत्र रख के वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर सूत्र रख के वैल्यू निकाल लेते हैं। SI बराबर P आपको दिया गया है 20,000, रेट आपको दी गई है 1/4। आप उस समय आपको 1/4 दिया, रेट दिया गया था 8/100। 0 से 0 काट देंगे, ये आपका चला जाएगा। यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 200 बचा था, 200 इंटू 2 करेंगे तो हमको मिलेगा, कितना मिलेगा? 200 इंटू 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 400 रुपया मिलेगा। कितना? 400 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 400 रुपया। कितना? 400 रुपया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला 400 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7300 पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पर जब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा 7300 पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आपसे जब 2 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, दोनों में अंतर जब आपसे पूछा जाएगा तो इसके लिए आपका एक सूत्र होगा जो आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका सूत्र क्या होगा? P यहाँ पर लिखेंगे, आपको लिखना है R/100 अपॉन यहाँ पर टाइम। ये अंतर का दोनों का सूत्र होगा। तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए P से मतलब है मूलधन आपका जितना दिया गया, जैसे 7300 यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद R का मतलब की रेट दी गई है 6%/100। यहाँ पर आपका टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ पर टाइम हमको 2 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो चलिए हम लोग सूत्र में वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर सूत्र था हमारा P था, क्या सूत्र था? P R/100 अपॉन T। तो यहाँ पर हम P रखते हैं 7300 रुपया। यहाँ पर कोष्टक बंद करते हैं। रेट हमारी थी कितनी? 6/100। और यहाँ पर हमारी जो टाइम था वो 2 था। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? 7300। अब इसका क्या करना है? रेट थी 6/100। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ से ये 0 से 0 चला जाएगा, ये 0 से 0 चला जाएगा। इधर इसका हम लोग गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे तो हमारा गुणा आएगा 2628 आएगा, बटे हमारा 100 था। 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, जब पॉइंट खिसक गया तो आएगा हमारा 26.28 आएगा। कितना आएगा? 26.28 आएगा। तो आपको कुछ नहीं, आपको सिंपली सा सूत्र याद रखना है कि इसमें सूत्र कौन सा लगता है। वो सूत्र याद रखेंगे तो आप आसानी से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर को निकाल पाएंगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? ये आपको यहाँ पर बतानी है कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता होगा कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिन संख्याओं का योग क्या है? जिन संख्याओं का योग जो है वो 3 से विभाजित होता है
वो संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। तो यही हमको यहाँ पर चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे संख्याओं का योग। तो यहाँ पर एक पहली संख्या, पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। एक एक यहाँ पर कितना लिखा, 1+2+3+4+5+1 जोड़ लेते हैं इनको। तो 1 और 2 3 होगा, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 1 16। तो ये संख्या जो 16 होती है वो 3 से नहीं कटती है। तो इसलिए ये पहली संख्या ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 4 5 7 1। तो जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 5 12 हो जाएगा, 12 और 7 19 हो जाएगा, 1 20। तो ये भी संख्या आपकी क्या है, 3 से नहीं कटेगी। इसके बाद देखते हैं दूसरा। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं एक एक आपका 7 बार बना, इनका योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 भी 3 से नहीं कटता है। तो यहाँ पर आंसर जो है पहला दूसरा तीसरा आपका गलत हो गया है, यानी कि चौथा ऑप्शन ही आपका राइट होगा। क्या होगा, चौथा ऑप्शन ही आपका यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर देखते हैं चौथा भी, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो यहाँ पर ये संख्या भी क्या है, ये संख्या भी आपकी यहाँ पर गलत है। यानी कि इसमें चारों ऑप्शन जो हैं वो आपके गलत हैं। क्या हैं, चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन संख्या 3 से विभाज्य होगी, वही संख्या 3 से विभाज्य होगी जिसका जो योग है, जिसका योग जो 3 से विभाज्य होगा, तो वो सब पूरी संख्या जो है 3 से विभाज्य होगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 में है तथा उनका गुणनफल 2160 है। उनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है, ये आपको बताना है। यानी दो प्राकृतिक संख्याएं आपको कितने अनुपात में दी गई हैं, 3:5 में दी गई हैं। तो उनमें से कौन सी छोटी संख्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या मान लेंगे 3x, दूसरी मान लेंगे 5x। उनका गुणनफल कितना दिया गया, हमको दिया गया 2160 दिया गया। कितना दिया गया, 2160 दिया गया है। तो इसका हम लोग जब गुणनफल करेंगे तो आएगा 3×5 कितना आएगा, 15x² बराबर आएगा हमारा 2160 आएगा। कितना आएगा, 2160 आएगा। तो यहाँ से हमको सिंपली से x की वैल्यू निकालनी है। तो इधर हमारा आया 15x² बराबर 2160 आया। इसको इधर से काट देते हैं तो 15 एकम 15 हो गया। तो हमारा इधर बच गया 6, 66 हो गया, 15 चक्कू 60 हो गया। इसके बाद 6 बचा, फिर 60 हो गया, तो 15 चक्कू 60। तो x² बराबर हमारा कितना आ गया, x² बराबर 144 आ गया। और जब x² बराबर हमारा कितना आ गया, 44, 144 आ गया है, तो ये किसका वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। इसलिए x बराबर आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 12 आ जाएगा। अब हमसे कहा गया था सबसे छोटी संख्या, जिसका अनुपात छोटा होगा वो संख्या भी छोटी होगी, यानी कि 3x आपकी छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3x आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। तो 3x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 12 आएगी। तो 12 तियां 36 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 12 तियां 36 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 36। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 36 हो जाएगी। अगर आपसे बड़ी पूछी जाती है तो बड़ी संख्या आपकी कितनी थी, हमने मानी थी 5x। तो 5 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 12, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। तो बड़ी संख्या आपकी 60 हो जाएगी, छोटी संख्या आपकी 36 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाता है तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली। अब आपके हिंदी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या है, अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बिजली गिराना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बिजली गिरना मुहावरे का क्या अर्थ है, घोर विपत्ति आना, रोषपूर्वक बिगड़ना, चकाचौंध होना, दिखाई नहीं देना। तो बिजली गिरने का मतलब होता है घोर विपत्ति आना। क्या होता है, घोर विपत्ति आना बिजली गिरने का मतलब होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। कठिन कार्य पूरा करना, सदाचार का पालन करना, पवित्र होना, कार्य को अधूरा छोड़ना। तो गंगा नहाना मुहावरे का क्या अर्थ है, उसका अर्थ है कठिन कार्य को पूरा करना। क्या अर्थ है, उसका अर्थ है कठिन कार्य को पूरा करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खये खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो खये खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ क्या है, खाने का लालची होना, बुरी दशा में रहना, अनुभवी होना, आसान समझना। तो खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बुरी दशा में रहना। क्या है,
बुरी दशा में रहना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बुरी दशा में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन को निभाने वाला मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सही अर्थ देखते हैं, इनके ऑप्शन क्या दिए गए। ऑप्शन दिया गया है, नाक रख लेना, चेहरे से भोलापन झलकना, ना समझ होना, लालची होना। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया था? हमसे कहा गया था कि वचन को निभाने वाला, तो वचन को निभाने वाला मतलब क्या है? नाक रखने वाला। क्या है? नाक रख लेने वाला। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका करेक्ट हो जाएगा, नाक रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन को निभाने वाला मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर आपका हो जाएगा नाक रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ ना आना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ फैलाना, हाथों का व्यायाम करना, पकड़ में ना आना, बहुत बड़ा होना। तो हाथ ना आने का मतलब क्या होता है? हाथ ना आना मतलब है कि पकड़ में ना आना। क्या है? पकड़ में ना आना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पकड़ में ना आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंधा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों से दिखाई ना देना, विवेक भ्रष्ट होना, जहां धांधली का बोलबाला हो, आंख से काना। तो अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? विवेक भ्रष्ट होना। क्या होता है? विवेक भ्रष्ट होना। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विवेक भ्रष्ट होना। इसके बाद नेक्स्ट है, सिर फिर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सिर फिर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सर दर्द हो जाना, अहंकारी हो जाना, चक्कर आ जाना, पीछे मुड़कर देखने वाला। तो सिर फिर जाना का मतलब क्या होता है? अहंकारी हो जाना। क्या होता है? अहंकारी हो जाना सिर फिर जाने मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रोजगार के नए अवसर तलाशना, अत्यधिक लज्जित होना, तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना, अनेक लोगों से मित्रता करना। तो घाट घाट का पानी पीना मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है तरह तरह के अनुभव प्राप्त करना। क्या होता है? तरह तरह के अनुभव प्राप्त करना। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दम भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दम भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भयभीत होना, प्रभाव दिखाना, दावा करना, प्रयत्न करना। तो दम भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है दावा करना। क्या है? दावा करना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना, सेखी बगाड़ना, अत्यधिक व्यय करना। तो यहाँ पर आय से अधिक व्यय करना क्या अर्थ है इसका? चादर के बाहर पैर पसारने का मतलब क्या है? आय से अधिक व्यय करना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मेहमान कभी भी शैतान बन जाता है, ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए, अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। तो 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अतिथि को जो है थोड़े दिन ही अच्छा होता है। क्या होता है? अतिथि जो है वो थोड़े दिन के लिए ही अच्छा होता है, यानी कि मेहमान जो है थोड़े दिन ही रुके तो उसके लिए अच्छा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिथि थोड़ी दिन के लिए ही अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तब तो अब तब होना, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना। तो बहुत दिनों बाद दिखाई देने मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना। क्या है? ईद का चांद होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, भोजन बनाना, ऑप्शन में आपको दिया गया है किसी के लिए खाना पकाना, दाल चावल मिलकर मिलाकर बनाना। तो खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। क्या है? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीगी बिल्ली होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सर्दी लग जाना, चौकस रहना, डर जाना, बिल्ली की आवाज निकालना।
तो भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? डर जाना है। क्या है? डर जाना। भीगी भीगी बिल्ली होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? डर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जादूगर का खेल है। क्या है? यथार्थ बात, निस्संदेह बात, बहुत प्रिय होना, निस्संदेह बात। तो हथेली का आंवला होने का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर निस्संदेह बात है। क्या है? निस्संदेह बात। यहाँ पर यह आंसर आप काट लेंगे, यहाँ पर यह आंसर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्ल मारी जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अक्ल मारी जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अक्ल मारी जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना। आपको इस तरह के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, घमंड होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धिमान होना, दुविधा पड़ में पड़ना। तो अक्ल मारी जाने का मतलब है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या मतलब है? उसका मतलब है बुद्धि भ्रष्ट होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थाली का बैगन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कष्ट देना, जिसका अपना कोई विचार ना हो, उद्धार होना, व्यंग वचन बोलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिसका अपना कोई विचार ना हो, थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसका अपना कोई विचार ना हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बालों को नोचना, रहस्य जानने की कोशिश करना, अनावश्यक बारीकी में जाना, और इसके बाद है गंवार व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए बाल की खाल निकालने का मतलब है अनावश्यक बारीकी में जाना। क्या है? अनावश्यक बारीकी में जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रावचन शब्द का किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ तक कि हमारे थे मुहावरे थे। क्या थे? मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। क्या देखेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय में सबसे पहले है प्रावचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रावचन सबसे पहले इसको क्या करना होता है? सबसे पहले तोड़ोगे और जो आप उपसर्ग निकालोगे, जो अलग आपका मूल शब्द बनेगा, उसका जो है एक अर्थ निकलना चाहिए, तभी आपका जो आंसर है राइट होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा प्रावचन। तो यहाँ पर अगर हम प्रा को तोड़ देते हैं और प्लस वचन लिख देते हैं तो दोनों का मतलब क्या है? यहाँ पर दोनों का मतलब ही प्रावचन है, लेकिन वचन का भी एक अपना अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका प्रा जो पहले ऐड हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय दो चीजें होती हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो वो होते हैं जो आपके अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो प्रारंभ में जुड़ते हैं, जो आपके प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो अभी हम उपसर्ग देख रहे हैं, इसके बाद हम प्रत्यय देखेंगे। तो यहाँ पर प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर उपसर्ग प्रयोग हुआ है, प्राउपसर्ग प्रयोग हुआ है। इसके बाद है निर्जीव में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो निर्जीव देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? निर्जीव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धन जीव से मिलकर बना है निर्जीव। तो यहाँ पर निर क्या हो जाएगा? निर हमारा हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और जीव जो हमारा है वो मूल शब्द है, और जीव भी आपको देखिए जीव का भी एक अपना अलग अर्थ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुचारू शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सुचारू शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुचारू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्भाग्य शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दुर्भाग्य शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दुर्भाग्य शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दुर का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? दुर का प्रयोग हुआ है, प्लस भाग्य है। क्या है? दुर प्लस भाग बराबर दुर्भाग्य। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग आपका हो जाएगा दुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर आपका उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अस्थायी शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अस्थायी शब्द आप देखेंगे क्या लिखा है? अस्थायी। तो यहाँ पर अस्थायी को जो हम लोग तोड़ेंगे तो ये किसमें बनेगा? आ प्लस क्या बनेगा? आ प्लस स्थायी। क्या बनेगा? आ प्लस स्थायी। तो यहाँ पर आ आपका उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा आ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आकर्षण शब्द किस उपसर्ग
का प्रयोग हुआ है। तो आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आकर्षण में आ धन कर्षण से मिलकर बना है। किससे है? आ धन कर्षण से मिलकर बना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण शब्द किस उपसर्ग में प्रयोग हुआ है? तो संपूर्ण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। तो संपूर्ण को सबसे पहले तोड़ेंगे, सम धन पूर्ण में टूटेगा। किसमें टूटेगा? सम धन पूर्ण में टूटेगा। अब क्या करना है? अब हमको संपूर्ण में किसमें टूटा था? हमारा सम धन पूर्ण में टूटा था। जो आपका पूर्ण है वो एक मूल शब्द है। क्या है? पूर्ण जो है वो आपका एक मूल शब्द है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्ण आपका एक मूल शब्द हो जाएगा। तो सम इसका हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपको देख रहे हैं, सम किसमें दिया गया है? सम आपका यहाँ पर दिया गया है, घा वाले में सम दिया गया है। तो इस टाइप की कुछ आपसे उपसर्ग पूछे जाएंगे, तो आप उपसर्ग आसानी से, हम आशा करते हैं कि आप उपसर्ग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रत्यय पर। आते हैं किस पर? आते हैं प्रत्यय पर। जैसे प्रत्यय में हमको दिया गया है, जो शब्द के आगे लगता है। क्या है? जो शब्द के आगे लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर आगे आपका करेक्ट हो जाएगा, जो शब्द के आगे लगता है। क्या है? जो शब्द के आगे लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो शब्द के आगे लगता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर आपका क्या है? प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है। आपको उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे लगते हैं। एक बार कर लेंगे राइट, तो यहाँ से दिमाग से उतर गया। तो यहाँ पर जो शब्द के पीछे लगता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो यहाँ पर शेरनी, तो शेरनी में क्या करना है? शेर धन नी। इसमें देखिए, अब इसमें जो नी है ये प्रत्यय है और ये शेर जो है आपका मूल शब्द है। तो यहाँ पर भी मूल शब्द का अपना एक अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा, शेरनी में शेर नी लगा हुआ है, मोरनी में नी लगा हुआ है, कुटनी में भी आपका नी लगा है। जो कि नौकरानी है, नौ नौकरानी में आपका आनी लगा हुआ। क्या है? नौकरानी में आपका आनी प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या पूछा गया? हमसे पूछा किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। तो किस में नहीं लगा है? तो ये नहीं लगा है, नौकरानी में नहीं लगा है। किस में नहीं लगा है? नौकरानी में नहीं लगा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर देखिए, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में क्या होगा? सावधान धन ई। क्या है? सावधान धन ई, तभी मिलकर सावधानी बना है। अगर मान लीजिए आप नी कर देते हैं, यहाँ पर नी वाला प्रत्यय कर देते हो, सावधा का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो ये निरर्थक हो जाएगा, यानी इसका कोई अर्थ ही नहीं है। जबकि सावधानी में अगर हम सावधान सावधान धन ई करें तो सावधानी बनेगा। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका सी वाला होगा, ई प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोइया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो रसोइया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? या प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? या प्रत्यय रसोइया शब्द में है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला या। क्या हो जाएगा? या प्रत्यय जो है वो रसोइया में है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं? तो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन से? क्रियाघोतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और यहाँ पर है आपका भावघोतक प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए, आपको चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, क्रियाघोतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, भावघोतक प्रत्यय। जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं वो सदैव क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धड़ाक शब्द का प्रत्यय बताइए। धड़ाक शब्द में प्रत्यय क्या है? धड़ाक शब्द में प्रत्यय है आक है। क्या है? आक प्रत्यय है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, धड़ाक शब्द का प्रत्यय क्या है? आक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहु शब्द का प्रत्यय बताइए। तो बाहु शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहु शब्द का प्रत्यय आपका आव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद
वया प्रत्यय लगाने से बना है। तो कौन सा शब्द है वया प्रत्यय लगाने से बना है? यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वया प्रत्यय लगाने से बना है? तो यहाँ रवैया में वया नहीं है, खतया में भी वया नहीं है, वचया में भी वया नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आपको सी वाला जो दिख रहा होगा खवैया, क्या है? खवैया जो है वया प्रत्यय लगाने से बना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा वया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार की तस्दीद प्रत्यय हैं? ये किस प्रकार की है? ये है भाववाचक, क्या है? भाववाचक हैं। क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो औपचारिक शब्द में इक प्रत्यय है। क्या है? औपचारिक शब्द में इक प्रत्यय है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इक प्रत्यय जो है वो औपचारिक शब्द में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। तो यहाँ पर आपके हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस, जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के आपसे प्रत्यय पूछे जाते हैं, पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं, और साथ में आपकी मुहावरे, लोकोक्तियां, प्रत्यय, उपसर्ग, इस टाइप के प्रश्न आपसे हिंदी में पूछे जाते हैं। तो आप आवश्यक करते हैं कि आप इन्हें आसानी से तैयार कर लिए होंगे। इन टॉपिक को आप पढ़ लेना है। आपका कल एग्जाम है जिनका 5 नवंबर वालों के पास अभी टाइम है, तो वो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे अंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं इंग्लिश में। तो इसमें अंटोसिनोनिम पर मैंने पहले क्लास ली थी, तो उसी की ये क्वेश्चंस हैं, हम आपको दिखा देते हैं। जिन छात्रों ने पीडीएफ बाय की थी उनके पास ये पीडीएफ पहुंच गई है, तो उन्हें आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो हम एक बार दिखा देते हैं आपको 1-2-30 सेकंड में। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे जो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अंटोनिम सिनोनिम यहाँ पर करवाएंगे, तो इसमें बहुत टाइम आपका चला जाएगा। तो जो छात्र पीडीएफ बाय करेंगे तो उनको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो आप उसे आसानी से यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो हम एक बार आपको दिखा देते हैं, तो इन्हें आप आसानी से देख लीजिएगा। यहाँ पर एक एक करके आपको क्वेश्चन सारे दिखा देते हैं। जो नहीं कर सकते वो स्क्रीनशॉट इसका खींच लें और इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको सभी धीरे धीरे हम आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको ए से लेकर जेड तक सभी इंपॉर्टेंट दी गई हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हें पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपका भी टाइम बर्बाद हुआ, क्योंकि आपके पास भी अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जो छात्र 29 अक्टूबर को देने जाने वाले हैं, साथ में शाम को आपको मिलेगी किस पर? करंट अफेयर पर क्लास। जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम आपको सॉल्व करवा देंगे। करंट अफेयर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा एक एक क्वेश्चन को, जिससे आप कल बैठने वाली परीक्षा में आसानी से अपना पेपर कर सकें। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिए जिन्हें खींचना हो, नहीं तो जो स्टूडेंट पीडीएफ बाय करेंगे तो उनको टेस्ट सीरीज में मिलेगी साथ में, तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप इसे आसानी से पढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए अंटोनिम सिनोनिम है वो पता नहीं किस शब्द का पूछ लें, वैसे सिंपल सा पूछते हैं। अगर आप इनको अच्छे से एक दो तैयार कर लेंगे, आपको क्या करना है, इनको एक बार पढ़ना है बस, इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे कोई हैं तो आप कैसे रटेंगे। तो आपको इनको एक बार देख लेना है फरी फरी नज़र से, जिससे आप इन्हें आसानी से, थोड़ा आपको जब वहाँ पर आएगा तो आपको लगेगा कि हमको आता हुआ है। तो यहाँ पर आपको सारे ये आपके हो जाते हैं, कहाँ तक? जेड तक आपके जो हैं अंटोनिम सिनोनिम यहाँ तक आपके हैं। अब देखिए अब किसके आगे क्या होगा। तो इसके आगे आपको सबसे पहले जो है सेंटेंस पहचानने को आता है। क्या होता है? सेंटेंस पहचानने को आता है, कि रिकॉग्नाइज करिए कि सेंटेंस कौन सा है। साथ में आपसे एक्टिव पैसिव भी पूछे जाते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं। इसके बाद एक्टिव पैसिव की अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो एक्टिव पैसिव पर मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगा। अभी आप लोग कमेंट्स करिएगा कि आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट डायरेक्ट भी आपसे पूछे जाते हैं, तो उस पर वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि एक्टिव पैसिव में चेंज क्या किया जाता है। सबसे पहले एडजेक्टिव कुछ बेसिक नियम हैं एक्टिव पैसिव के। तो सबसे पहला एक्टिव पैसिव का नियम है कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें नियम क्या होता है, ये जो
एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं उसमें जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सदैव अगले टेंस की सहायक क्रिया लेते हैं। क्या होता है? अगले टेंस की सहायक क्रिया लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग एक दूसरा एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा ही प्ले विथ मी, क्या है? यहाँ पर दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसे ही लर्न्स इंग्लिश ग्रामर, क्या है? ही लर्न्स इंग्लिश ग्रामर, क्या है? ही लर्न्स इंग्लिश ग्रामर। तो ये आपसे पूछा गया जैसे ही लर्न्स इंग्लिश ग्रामर, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है ही लर्न्स इंग्लिश ग्रामर। तो अब इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर क्या है? इंग्लिश ग्रामर आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश ग्रामर, क्या है? इंग्लिश ग्रामर। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर लर्न्स है। लर्न्स किस में आता है? एस किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो ये अगले टेंस की सहायक क्रिया लेगा, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का लेगी। क्या लेगी? जो इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है। अब इसके आगे किसकी सहायक क्रिया लगेगी उस पर ध्यान देंगे। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है? अगले टेंस की सहायक क्रिया लेता है। लर्न्स किस में है? लर्न्स है आपका प्रेजेंट, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब ये सहायक क्रिया किसका लेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का लेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया क्या होती? इज एम आर। तो इंग्लिश ग्रामर इज, और इसके बाद क्या है? लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगी? लर्न्स की थर्ड फॉर्म लगी तो हो जाएगा लर्न। क्या हो जाएगा? लर्न बाई। क्या लगेगा? बाई लगेगा। इसके बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। क्या होता है? हिम होता है। तो इसका पैसिव वॉइस आपका बन जाएगा इंग्लिश ग्रामर इज लर्नड बाई हिम। तो एक्टिव पैसिव पर क्लास लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? कि आपको आता है कि 9th-10th में आपको पढ़ाया जाता है, 11th-12th में भी पढ़ाया जाता है, तो ये आपको आते होंगे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को छोड़ दिया। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ सिंपल आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस देखिए 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसके भी 4-4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार ये आपके प्रेजेंट के 4 होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आपके पास्ट के कितने होते हैं? पास्ट के आपको यहाँ पर 4 दिए जाते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार आपको फ्यूचर के भी 4 दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्यूचर के पास्ट के 4-4 सेंटेंस हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको सेंटेंस, हाउ टू नो टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। तो सेंटेंस पहचाने कुछ आपको नियम यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो सेंटेंस आप पहचान पाएंगे किसका है, पर सिंपल फ्यूचर टेंस का है कि कॉन्टिन्यूअस का है, कि यहाँ पर आपका है पास्ट का है। तो ये सभी आज किस यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें आपको यहाँ पर देखिए, व्हेन द मेन वर्ब सिंपल प्रेजेंट फॉर्म द सेंटेंस इज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर जो शब्द के साथ एस आई एस का प्रयोग किया जाता है। अगर आपका एक वचन है यानी कि सिंगुलर है तो एस का प्रयोग किया जाएगा, और प्लूरल है तो एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो यहाँ पर इस टाइप का आप तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे आई वी दे लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पर देखिए लर्न फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, और ये सब प्लूरल है आई वी दे, इसलिए यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद इसी का दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे ही सी लर्न्स इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पर ही सी ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ लर्न्स के साथ क्या लगा है? लर्न के साथ यहाँ पर यस का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जब एक वचन होता है तो यस का प्रयोग होता है, अगर नहीं होता है, प्लूरल होता है, तो यस का इसका प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपसे कहा है व्हेन ए सेंटेंस हैज इज एम आर। जब सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग की जाती है, तो वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पर आई के साथ सदैव एम का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, और वी दे यानी कि प्लूरल के साथ आपका आर का प्रयोग किया जाएगा, जैसे वी दे आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, ही सी इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, यानी कि जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ में इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा? यहाँ पर जब सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग किया जाएगा, अगर आई होगा तो एम का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के याद रखेंगे।
क्या होता है, इसमें इजयमार साई क्रियाएं होती हैं और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें हैज हैव साई क्रिया होती है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इतना आप ध्यान रखना है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे आई वी दे हैव लर्नड इंग्लिश ग्रामर, यानी कि जब प्लूरल है तो हैव का प्रयोग होगा, सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग होगा। वही सेंटेंस रहना है, तो इतना आपको याद रखना है कि इसमें साई क्रिया हैज हैव होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। साथ में अगर प्लूरल है तो हैव का प्रयोग होगा, सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसमें हैज बीन हैव बीन का प्रयोग होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। इतना आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सब जिसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिया गया है, क्या एग्जाम्पल में दिया गया है, आई वी दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। क्या है, आई वी दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका प्लूरल है तो यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग होगा, अगर सिंगुलर है तो हैज बीन का प्रयोग होगा। जैसे ऊपर सेंटेंस में हुआ है ऐसे ही प्रयोग होगा। तो ये तो हमने आपको कराया है, तो एक बार फिर भी हम आपको रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि जब आप लोगों की कल क्लास कल पेपर है तो आप आसानी से अपना पेपर सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर देखिए हैज हैव बीन लर्निंग, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई, इंग्लिश ग्रामर आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर आपको कोई भी सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है, सबके साथ आपकी वर्ब की क्या लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो आई वी सी ही दे लर्नड इंग्लिश ग्रामर। एक ही सेंटेंस को यहाँ पर बार बार आपको समझाया गया जिससे आप आसानी से समझ सकें। इसके बाद है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें साई क्रिया के रूप में आपको वाज वर्ब का प्रयोग मिलेगा। क्या मिलेगा, वाज वर्ब का प्रयोग मिलेगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी। जैसे एग्जांपल समझते हैं, आई ही सी वाज लर्निंग। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग होगा, प्लूरल है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, वर का प्रयोग होगा। और आई के साथ सदैव वाज का प्रयोग किया जाएगा। इतना आप ध्यान रखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको मिलता है तो आप समझ लेना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये टेंस है। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस में, जैसे वहां पर हैज हैव होता था प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में इसका हैज हैव का पास्ट होता है हैड। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा प्लस हैड मिलेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी प्लस आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसमें भी आपको प्लूरल सिंगुलर नहीं देखना है, सबके साथ आपका हैड का प्रयोग किया जाएगा। ये रखिए ध्यान। तो आई वी सी ही दे हैड लर्नड इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई वी सी ही दे हैड लर्नड इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। यहाँ पर इस टाइप का अगर आपको दिखता है तो आपका यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हैड बीन होगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी प्लस क्या होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें भी आपको प्लूरल सिंगुलर नहीं देखना है, सबके साथ इसमें हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सबके साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो आई वी सी ही दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर देखिए सबके साथ इसमें क्या किया गया, सबके साथ इसमें हैड बीन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट आपको दिया गया होगा प्लस सेल भी, आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो स्ट्रक्चर से आप आसानी से समझ सकते हैं। सब्जेक्ट आपको दिया होगा प्लस सेल अथवा विल दिया होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी प्लस आपको ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई सेल लर्न इंग्लिश ग्रामर, आई विल लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर देखिए जब ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर है तो यहाँ पर सेल का प्रयोग किया गया, जब अमेरिकन है तो इसका विल का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये आपका जो एक अपवाद तरीके का सेंटेंस है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद करेंगे। इसके बाद है वी ही सी दे विल लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ आई के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा और सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि वी ही सी दे विल लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर सब कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेल की जगह सदैव विल का ही प्रयोग होता है, तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हमारा 10वां क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टेंस द सेंटेंस इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस consist ऑफ शैल, विल बी एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब।
यानी कि सब्जेक्ट आपको मिलेगा सेल भी मिलेगा, विल भी मिलेगा, प्लस वर्ब की आपको आईएनजी फॉर्म देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे आई सेल विल बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, क्या है? आई सेल अथवा विल बी लर्निंग इन इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर देखिए आपको सेल बी विल बी का प्रयोग किया गया है आई के साथ में। यहाँ पर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर क्या है? लर्निंग इंग्लिश ग्रामर है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ही सी दे विल सबके साथ आपको विल बी का प्रयोग होगा। क्या होगा? विल बी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आई सी दे विल बी लर्न इंग्लिश ग्रामर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा? सेल हैव विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा? सेल हैव विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मिलेगा आपको प्लस सेल हैव विल हैव मिलेगा प्लस वर्ब की यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो ये याद रखेंगे, आपको पास्ट में अगर आपको परफेक्ट में दिखता है तो आपको याद रखना सदैव उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। तो इसके उदाहरण से एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आई सेल विल हैव लर्नड इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पे आई के साथ आपको सदैव शैल लर्न इंग्लिश ग्रामर का प्रयोग होगा और वी ही सी दे विल हैव लर्नड इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें सदैव आपका क्या होगा? इसमें सदैव आपका विल हैव लर्न का यानी कि विल हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसके बाद आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आता है। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका शैल हैव बीन विल हैव बीन का प्रयोग होगा। क्या होगा? शैल हैव बीन विल हैव बीन का प्रयोग होगा। वर्ब की आपकी यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगेगी, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। तो यहाँ पर कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका पहला है आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर फॉर 6 आवर। तो यहाँ पर देखिए हैव बीन का प्रयोग हुआ है। तो हैव बीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? हैज हैव बीन का ये किया जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, तो आपको ये वहाँ पर पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो उसे आप आसानी से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये आपकी कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके सॉल्व करा दिए, जिसमें आपके जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस छूट गए हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम आपको जल्दी कवर करवा देंगे। शाम तक आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो जिनका भी कल पेपर है तो वो अपनी तैयारी को जारी रखें, अच्छे से तैयारी करें। और जिनको पीडीएफ बाय करनी है तो ऊपर दिए गए लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।